हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। अगर कोई नॉन रेजिडेंट करता है तो उसकी क्या टैक्सेबिलिटी होती है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी बताऊंगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनका ध्यान नॉन रेजिडेंट्स को इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस करते वक्त जो है वो ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी नॉन रेजिडेंट के पास इंडिया में दो या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो किन्हीं भी टू प्रॉपर्टीज़ की एनुअल वैल्यू जो है वो नील ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लेट आउट नहीं होनी चाहिए। तो सेम प्रोविज़न नॉन रेजिडेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल है। कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ की एनुअल वैल्यू जो है वो नील ली जा सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इन केस ऑफ जॉइंट ओन्ड प्रॉपर्टीज, जहां पर इनकम जो है वो टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ जॉइंट ओनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर ओनरशिप, राइट। इफ द डीड डज नॉट मेंशन रेशियो दैन इन इक्वल शेयर। अगर मान लीजिए नॉन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के ब्रदर, इन दोनों के नाम पर एक प्रॉपर्टी रजिस्टर है और वो प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो और डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, डीड साइलेंट है शेयर के बारे में, बस दोनों के जॉइंट नाम पे जो है प्रॉपर्टी रजिस्टर है, और इस प्रॉपर्टी से मान लीजिए रेंटल इनकम आती है, तो रेंटल इनकम आप 50-50 दोनों के आईटीआर में शो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे डीड स्पेसिफिक शेयर मेंशन करती है कि साहब नॉन रेजिडेंट का है 60% और उनके ब्रदर का है 40%, तो जो भी इनकम आएगी वो आप 60-40 में स्प्लिट करके इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं। हाँ जी, अब एक और केस आ सकता है कि जहाँ पर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में जॉइंट ओनर का नाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कन्वीनियंस के लिए ऐड किया हुआ है। द नेम हैज़ बीन एडेड ऑफ द जॉइंट ओनर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन द डीड, और उस जॉइंट ओनर ने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया है, हैज़ नॉट पेड एनी कंसिडरेशन, और उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो इस केस में जिस पर्सन ने एक्चुअली में कंसिडरेशन पे किया है उनके हैंड्स में जो इस प्रॉपर्टी की इनकम है वो टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना है वो कि अगर प्लॉट ऑफ लैंड है तो सेक्शन 22 मतलब हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। प्लॉट ऑफ लैंड के केस में टैक्सेबिलिटी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगी। प्लॉट ऑफ लैंड के केस में टैक्सेबिलिटी होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दैट इज सेक्शन 56, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम सबको पता है सेक्शन 10 में एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है। अगर लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन जो है वो अलग है, अलग क्राइटेरिया है कि एग्रीकल्चर लैंड, कौन से लैंड को एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आपको मेरे चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। अगर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड है और वो पर्सन, उस लैंड का ऑनर जो है नॉन रेजिडेंट है, तो भी ये इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट इनकम मानी जाएगी। अब बात करते हैं टैक्स रेट किस हिसाब से लगेगी नॉन रेजिडेंट के ऊपर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन से इनकम होती है। तो अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन से रेंटल इनकम होती है तो टैक्सेबिलिटी होगी 30% की रेट से प्लस सरचार्ज प्लस सेस इफ एप्लीकेबल। अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट इंडिया में जो उसकी प्रॉपर्टी है और वो उसको सेल करता है, अगर उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी आती है स्लैब रेट प्लस सरचार्ज एंड सेस इफ एप्लीकेबल। अगर उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो टैक्सेबिलिटी आती है 20% की रेट से प्लस सरचार्ज एंड सेस इफ एप्लीकेबल। शॉर्ट टर्म है तो स्लैब रेट, लॉन्ग टर्म है तो 20%। अगर नॉन रेजिडेंट जो है वो उनकी प्रॉपर्टी है इंडिया में और वो स्पेसिफिकली इंडिया में ट्रैवल करते हैं जस्ट उस डीड को रजिस्टर कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में, और वो प्रॉपर्टी बेच देते हैं, स्पेसिफिकली इसी पर्पस के लिए उन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया है, तो उनके ट्रैवलिंग के एक्सपेंस और होटल स्टे के जो एक्सपेंस हैं वो सेल कंसिडरेशन में से डिडक्ट किए जा सकते हैं टूवर्ड्स एक्सपेंस इनकर्ड डायरेक्टली इन कनेक्शन विथ ट्रांसफ़र। तो इन एक्सपेंसेस की डिडक्शन सेल कंसिडरेशन में से जो है वो क्लेम की जा सकती है नॉन रेजिडेंट के द्वारा। नॉन रेजिडेंट भी जो रोल ओवर बेनिफिट है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 54, 54D, 54EC और 54F में,
ये रोल ओवर बेनिफिट जो है वो नॉन रेजिडेंट अवेल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर नॉन रेजिडेंट अपनी इंडियन प्रॉपर्टी सेल करते हैं और उनको कोई भी कैपिटल गेन जनरेट होता है तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या तो वो कोई एक हाउस खरीद लें, हाउस प्रॉपर्टी खरीद लें, या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दें, या फिर वो फॉर सम टाइम कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम का भी बेनिफिट जो है वो अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात नॉन रेजिडेंट के लिए ये है कि नॉन रेजिडेंट मान लीजिए वो यूएस में रह रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी इंडिया में है और इंडिया के रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से वो नॉन रेजिडेंट है। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन अराइज होता है उन नॉन रेजिडेंट को कि जो इसकी टैक्सेशन होगी जो प्रॉपर्टी की, चाहे वो सेल करने पर कैपिटल गेन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम हो, ये जो इनकम है ये यूएस में टैक्स होगी या इंडिया में टैक्स होगी। तो यहाँ पे OECD टैक्सेशन मॉडल्स जो हैं वो ये बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी की इनकम है वो वहाँ पर टैक्स होगी जहाँ पर प्रॉपर्टी का सोर्स स्टेट होगा, मतलब कि जिस कंट्री में प्रॉपर्टी लोकेटेड है उसकी टैक्सेशन वहाँ होगी। और ये टैक्सेशन लॉज DTAA ये कहते हैं कि जो टैक्सेशन होगी वो सोर्स कंट्री में होगी और सोर्स कंट्री जो है वो अपने हिसाब से उसको टैक्स कर सकता है। अगर उधर अमेरिका में भी उसकी टैक्सेबिलिटी होनी है, उस पर भी टैक्स आना है, तो जो टैक्स उसने इंडिया में पे किया है उस टैक्स का क्रेडिट जो है US जब टैक्स कैलकुलेशन होंगी उसमें वहाँ पर उनको मिल जाएगा। अब रेंटल इनकम पे जो है वो सेक्शन 195 में TDS जो है वो आता है, जहाँ पे भी नॉन रेजिडेंट से आप डील करते हैं। रेंटल इनकम पर अगर TDS डिडक्ट करना है नॉन रेजिडेंट का तो वो 30% डिडक्ट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो स्लैब रेट से डिडक्ट होगा। हालांकि यहाँ पे जो पेमेंट कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट को, या फिर नॉन रेजिडेंट खुद एक एप्लीकेशन लगा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लोअर TDS डिडक्शन का या फिर नील TDS डिडक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो ऑब्टेन किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो टैक्स रेट है वो 20% है, यहाँ पर भी लोअर TDS और नील TDS का सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं खुद मेरी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे नॉन रेजिडेंट्स जो हैं उनके पास 148A के नोटिसेस आते हैं और उन नोटिसेस में लिखा हुआ होता है कि आपने एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करी है, आपने इंडिया में एक प्रॉपर्टी खरीदी है, बट आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, इसलिए आपका केस जो है वो रीओपन किया जाता है। हालांकि जो वो फॉरेन में इनकम अर्न कर रहा है नॉन रेजिडेंट, उसने उसी इनकम से इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद ली। अब इंडिया में कोई इनकम उसको जनरेट नहीं हुई तो उसने रिटर्न भी फाइल नहीं की, बट स्टिल उसको नोटिस की प्रोसीडिंग्स को फेस करना पड़ सकता है इस गलती की वजह से कि उसने इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, पर उसने इंडिया में एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है वो करी है और वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है प्रॉपर्टी खरीदने की ऑफ 30 लाख रुपीज़ और मोर। यहाँ पे एक हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन 285BA, जो रिपोर्टिंग की बात करता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की। जैसे रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज़ एक रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और इन सारी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो इस रिटर्न के माध्यम से सबमिट कर देते हैं। इस रिटर्न में 30 लाख या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी जो नॉन रेजिडेंट ने परचेज की है पैन नंबर के साथ जो है उसके पैन पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर नॉन रेजिडेंट जो है अननेसेसरी नोटिस या रीओपनिंग की प्रोसीडिंग से बचना चाहते हैं, असेसमेंट की प्रोसीडिंग से बचना चाहते हैं, तो ये ठीक रहता है कि नॉन रेजिडेंट ने अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर्टी खरीदी है इंडिया में तो उस साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ज़रूर कर दें। अगर कम इनकम है, टैक्सेबल लिमिट से नीचे इनकम है या इनकम ही नहीं है तो भी रिटर्न फाइल आप ज़रूर करें। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की भी बात करते हैं कि फेमा में क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। फेमा का सब सेक्शन 245 ऑफ सेक्शन 6 जो है वो जनरल परमिशन देता है नॉन रेजिडेंट इंडियन को टू इन्वेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। अगर नॉन रेजिडेंट जो है वो नेबरिंग कंट्री का है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे कुछ कंट्रीज़ का है, तो यहाँ पे आपको RBI से स्पेसिफिक अप्रूवल जो है वो लेनी रहेगी। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि स्पेसिफिक अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नेबरिंग कंट्री से भी हैं। तो किस केस में? अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं या फिर क्रिश्चियन हैं तो आपको एक स्पेसिफिक परमिशन लेने की ज़रूरत
नहीं है अगर आप नेबरिंग कंट्री से हैं तो भी। अगर आप अदर देन दीज कास्ट से बिलोंग करते हैं और नेबरिंग कंट्री से हैं तो आपको आरबीआई की स्पेसिफिक अप्रूवल लगेगी ही लगेगी इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, ये गलती बहुत सारे नॉन रेजिडेंट्स कर लेते हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप इंडिया में कोई भी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो नहीं खरीद सकते। इट इज़ नॉट अलाउड। आप कोई फार्म लैंड या कोई फार्म प्रॉपर्टी या कोई फार्म हाउस जो है वो नहीं खरीद सकते, या फिर कोई प्लांटेशन प्रॉपर्टी जो है इंडिया में वो भी आप नहीं खरीद सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये फैमा का वायलेशन है। आरबीआई आपके ऊपर हैवी पेनल्टी लगा सकती है अगर ये वायलेशन आइडेंटिफाई होता है आपके केस में। तो अगर नॉन रेजिडेंट हैं तो एग्रीकल्चर लैंड, फार्म लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी बिल्कुल भी ना खरीदें इंडिया में। हाँ जी, अगर एक नॉन रेजिडेंट हैं जिनकी रेजिडेंट स्पाउस है तो उनको एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर कर सकती हैं, प्रोवाइडेड स्पाउस का जो है वो जॉइंट नाम होना चाहिए रजिस्ट्री में। यहाँ पे एक और कंडीशन है कि उनकी मैरिज जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज में रजिस्टर्ड होनी चाहिए और मैरिज सर्वाइव्ड होनी चाहिए एटलीस्ट फॉर 2 years इमीडिएटली प्रायर टू एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, आपकी वाइफ रेजिडेंट है, उनके जॉइंट नाम से आप इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो अगर आपकी मैरिज रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा लें और ये डॉक्यूमेंट करके रखें कि आपकी मैरिज जो है वो एटलीस्ट 2 साल से सर्वाइव कर रही है प्रायर टू द डेट ऑफ परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भी एक फेमा का वायलेशन है, इसका ध्यान रखें। अगर आपने इंडिया में प्रॉपर्टी सेल की है, आप नॉन रेजिडेंट हैं, तो $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट जो है वो अवेलेबल है नॉन रेजिडेंट के लिए। वो उन फंड्स को रेमिट कर सकते हैं फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट आउट ऑफ सेल प्रोसीड। जो प्रॉपर्टी की सेल प्रोसीड्स आई हैं उनका रेमिटेंस अलाउड है अप टू $1 मिलियन इन अ फाइनेंशियल ईयर। हाँ जी, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो जो बताता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस की ट्रांजैक्शन के बारे में जो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में करते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में लोकेटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इनकम टैक्स से रिलेटेड तो वो क्वेरी आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।